हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। और ऐप का नाम है शार्प लर्निंग, जहां पर कोर्सेज चल रहे हैं ढेर सारे। तो आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, काफ़ी चर्चा होने वाली है, डिटेल बात करेंगे ट्रेड वॉर के बारे में। इसके अलावा भी कई और महत्वपूर्ण प्रश्न है, सब पर चर्चा करेंगे एक एक करके। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और एक क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद डिटेल बात करेंगे, क्योंकि भारत भी ट्रेड वॉर के चपेट में आ रहा है, देखने को मिल रहा है। तो पहला प्रश्न होगा यहाँ पर, दुनिया में ट्रेड वॉर के बीच किस देश के राष्ट्रपति ने 2 अप्रैल से भारत पर 100% से भी ज़्यादा पारस्परिक टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया? आंसर क्या होगा? यूएसए, यानी अमेरिका। अब तक ये सूचना आप तक पहुंच ही चुकी होगी। द हिंदू की ये रिपोर्ट देख रहे हैं आप। ट्रंप ने एड्रेस किया है कांग्रेस को। यहाँ पर कांग्रेस की क्या बात है? कांग्रेस का मतलब हुआ अमेरिका का जो संसद है, उसके संयुक्त अधिवेशन को उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने संबोधित किया और उसमें कई सारे अनाउंसमेंट किए। उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि रेसिप्रोकल टैरिफ अगेंस्ट इंडिया लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये भाषण हुआ है और साफ तौर पे कहा कि जैसे को तैसा ये टैरिफ लगाएंगे, और कहा कि भारत हमसे 100% से भी ज़्यादा टैरिफ वसूलता है और हम अगले महीने से ऐसा ही करने जा रहे हैं। और ख़ास बात है, भारत को तो धमकी दी, भारत को कह दिया कि हम आप पर टैरिफ लगाने जा रहे हैं बड़े पैमाने पर, लेकिन पाकिस्तान का शुक्रिया किया। ट्रंप ने ये कहा कि 2021 में जो अफगानिस्तान में आतंकियों ने 13 अमेरिकी सैनिकों की हत्या कर दी थी, उन्हें पकड़ने में पाकिस्तान सरकार ने मदद की और इसके लिए उनका शुक्रिया। तो पाकिस्तान इस मामले पर बड़ा ही उछल रहा है, खुश हो रहा है। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने शुक्रिया कहा है। किसको? जवाबी यानी ट्रंप को। अब बात करते हैं कि क्या हुआ है। देखिए, वहाँ के जो राष्ट्रपति होते हैं अमेरिका के, वो संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हैं। वहाँ की संसद यानी कांग्रेस कहेंगे उसको। ठीक है, तो वहाँ पर उच्च सदन है, निम्न सदन है, और वहीं पर ट्रंप ने ये भाषण दिया। सालाना भाषण होता है ये। तो 5 मार्च को उन्होंने भाषण दिया अमेरिकी संसद में, और ये भाषण करीब 1 घंटा 44 मिनट का था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि जैसे को तैसा टैरिफ, ठीक है, रेसिप्रोकल टैरिफ करेंगे। टैरिफ होता क्या है? टैरिफ का मतलब हुआ कि एक देश जो है ना, वो सामान भेजने या आने वाले, मतलब जो भी सामान आ रहा है उस देश में बेचने के लिए या फिर भेजा जा रहा है, तो उस पर जो टैक्स लगाता है, यानी आयात या निर्यात कर, उसको, उसका एक टर्म है टैरिफ, उसको टैरिफ कहते हैं। ठीक है, तो ट्रंप ने यह साफ तौर पर कहा कि 2 अप्रैल से अमेरिका में रेसिप्रोकल टैरिफ लागू होगा, यानी वे हम पर जितना टैरिफ लगाएंगे, यानी दूसरे देशों की बात कर रहे हैं, भारत की भी बात कर रहे हैं, तो उस पर उतना ही हम टैक्स लगाएंगे। वे हम पर जितना टैक्स लगाएंगे, हम उन पर उतना ही लगाएंगे। ट्रंप ने इस पूरे मामले में किस किस का नाम लिया है? भारत का नाम लिया खुले तौर पर, चीन का, मैक्सिको का, ब्राज़ील का, दक्षिण कोरिया का, यूरोपीय यूनियन का उदाहरण दिया। ट्रंप ने हंसते हुए कहा कि इसे 1 अप्रैल से लागू करना चाहता था, लेकिन लोग इसे समझेंगे कि यह अप्रैल फूल है, तो इसलिए 2 अप्रैल से ये लागू होगा। साफ तौर पर कहा कि दूसरे देश हम पर भारी टैरिफ और टैक्स लगाते हैं। अगर कोई कंपनी अमेरिका में प्रोडक्ट नहीं बना रही है तो उसे टैरिफ देना होगा, यानी आयात शुल्क देना होगा, अगर कोई सामान वहाँ बेचने के लिए पहुँच रहा है तो। ठीक है, अब पूरी दुनिया में प्रतिक्रिया हो रही है इस पर। अब देखिए कि क्या ये जो पूरा ट्रेड वॉर चल रहा है वो है क्या आखिर? देखिए, दुनिया में हर देश जो है ना, वो अपने जो वहाँ के जो उत्पादन है उसको बचाने के लिए टैरिफ लगाता है, यानी आयात शुल्क लगाता है। अगर कोई सामान ऐसा है जो कि वो उस भारत में, जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग देखें कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि उसके निर्माण की कॉस्ट आ रही है 100 रुपया, ठीक है, लेकिन अगर अमेरिका से वही सामान बना के और भारत में अगर वो 90 रुपये में आ रहा है, तो क्या होगा? भारत का सामान नहीं बिकेगा, फिर अमेरिका का सामान बिकने लगेगा ज़्यादा। तो भारत में जो इस उद्योग में लगे हुए लोग हैं, उनको नुकसान होगा बड़े पैमाने पर। तो ऐसे में उसको बैलेंस करने के लिए कि सरकार क्या करती है कि उस पर टैरिफ लगाती है, यानी आयात शुल्क लगाती है, ताकि दोनों का रेट लगभग कॉम्पिटिटिव हो जाए या फिर ज़्यादा हो जाए, ताकि जो भारत के प्रोडक्ट है उसको तरजीह मिले
जनता उसको खरीदे। ऐसा लगभग लगभग तमाम देशों में होता है और ये अलग अलग प्रोडक्ट पर ये चीज़ें करते हैं। ठीक है, जैसे भारत में जो अमेरिकी शराब है उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स है। कार पर तो टैक्स कम किया गया था अभी हाल ही में। यहाँ तक कि जो बाइक्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स है, ताकि भारत की जो बाइक्स हैं वो ज़्यादा ढंग से पनपे हो, उसका बिजनेस ढंग से हो। ठीक है, तो आप देखिए कि इस वक्त जो उन्होंने भाषण के तौर पर भी कहा और जो इस वक्त ट्रेड वॉर चल रहा है वो क्या चल रहा है। ठीक है, उसमें क्या बातें हो रही हैं। देखिए, अमेरिका का जो सब ट्रेड वॉर है वो कहाँ कहाँ चल रहा है आप देखेंगे तो ये अमेरिका का कनाडा पे चल रहा है। ठीक है, कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उनको तो कई बार वो अमेरिका का गवर्नर कह चुके हैं ट्रम्प। कनाडा है, और दूसरी तरफ क्या है, ये है मैक्सिको। यहाँ पर इस पर भी तनाव चल रहा है, वो इस पर भी बहुत हेवी टैक्स लगा दिया है। और आगे बढ़ेंगे तो कहाँ पर, यूरोपीय यूनियन, साफ तौर पर यूरोपीय यूनियन का भी नाम लिया कि ये जो हैं वो बहुत टैक्स लगाते हैं, हम उनको बहुत मदद करते हैं, ट्रंप ने कहा, और लेकिन वो काफ़ी टैक्स लगाते हैं। और क्या है, इधर ये लिखिए ब्राज़ील, ब्राज़ील के बारे में भी कहा कि बहुत टैक्स लगा रहे हैं वो। ठीक है, इसके अलावा क्या कहा, इसके अलावा चीन का नाम लिया, ये चाइना। ठीक है, और क्या नाम लिया इसके अलावा लिया ये जो कोरिया है, साउथ कोरिया, उसका नाम लिया। तो यानी, और फिर लास्ट में उन्होंने भारत को भी लपेटे में ले लिया ट्रंप ने। कहा कि साफ तौर पे कहा कि भारत में कई ऐसे चीज़ें हैं जिस पर 100% से भी ज़्यादा टैरिफ है, यानी आयात शुल्क लगता है। तो अब हम भी बदले में उतना ही आयात शुल्क लगाने जा रहे हैं। कब से, 2 अप्रैल से। अब देखिए, अब दुनिया में क्या प्रतिक्रिया हो रही है, ये ट्रेड वॉर कैसे चल रहा है। तो देखिए, चीन और कनाडा, ये जो 2 देश हैं, इन दोनों ने WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन में शिकायत दर्ज कराई है कि जो साझा नियम है ना उसका उल्लंघन हो रहा है इस तरीके से करके। और कनाडा ने और चाइना ने साफ तौर पे पहले ही कह दिया है कि हम तो, आप लगा रहे तो हम भी लगा रहे हैं, जवाबी टैरिफ की घोषणा कर दी है। ट्रंप ने कहा कि ये हमें, चाइना जो है वो मतलब 4%, 4 गुना 3 गुना यहाँ तक टैरिफ लगाता है। तो जब इसने बढ़ा दिया टैरिफ, अमेरिका ने कहा कि यहाँ से जो सामान आएगा उस पर ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ऐसे में चीन ने भी टैरिफ बढ़ा दिया है और ज़्यादा कर दिया है, मतलब कि यहाँ से जो सामान आएगा उस पर टैक्स ज़्यादा लेंगे। तो ये ही है ट्रेड वॉर जो बहुत ही चर्चा में है इस वक्त। भारत की क्या प्रतिक्रिया रही है इस वक्त। देखिए, भारत ने 5 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस घोषणा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है कि क्या वो करने जा रहा है इस पर, जो रेसिप्रोकल जो टैरिफ लगाया जा रहा है उस पर। लेकिन भारतीय अधिकारियों के सोर्सेज से द हिंदू ने ये लिखा है कि भारतीय अधिकारियों ने इसको निराशाजनक बताया और कहा है कि हालांकि ये अंतिम निर्णय नहीं है अमेरिका से, ये कहा कि मतलब डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, एक और बात बताऊं आपको, भारत और अमेरिका के बीच में द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर यानी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट यानी बीटीए को लेकर पहले चरण की बातचीत चल रही है। भारत के जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने अमेरिका के जो समकक्ष हैं वाणिज्य सचिव वहाँ के हॉवर्ड लुटकिन, उनसे मुलाकात भी की है और ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है कि किस पर टैरिफ रखा जाए, किस पर नहीं रखा जाए। तो बायलैटरल ये ट्रेड एग्रीमेंट होने की कोशिश हो रही है, लेकिन उससे पहले ही जब ये फाइनल होता, क्योंकि बहुत लंबी बातचीत होगी, उसके बाद फिर बीटीए लागू होगा यानी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट लागू होगा। अब ये सवाल हो यहाँ पर होगा कि ये जो भाषण दिया ट्रंप ने और कह दिया कि 2 अप्रैल से हम टैरिफ बढ़ा जा रहे हैं, तो उससे भारत पर क्या असर पड़ेगा, भारत पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, ट्रंप के दबाव में आयात शुल्क कम करने की कोशिश होगी, सरकार करेगी। कुछ चीज़ें पर टैक्स यानी टैरिफ जो है भारत सरकार ने पिछले दिनों कम किया था जब ट्रंप जो है राष्ट्रपति बने थे उस वक्त, लेकिन और भी कम करना पड़ेगा। ऐसी चीज़ें दिखने को लग रही है,
ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है, भारत सरकार की प्रतिक्रिया से, क्योंकि वो शांत है इस वक्त। जैसे हेवी मोटरसाइकिल जो है, बड़ी कारें, अमेरिकी शराब, इन सब पर टैक्स जो है ना, टैरिफ जो है ना, वो हो सकता है कि कम किया जाए, क्योंकि अमेरिका का बहुत ज़्यादा ये दबाव होगा भारत पर, ठीक है। अब ये सरकार पर तय करना है आगे क्या होता है। इससे हालांकि कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला है अमेरिका को, क्योंकि सिर्फ 4%, सिर्फ 4% अमेरिकी उत्पादों पर ही भारत में 30% या उससे अधिक टैरिफ लगाया जाता है, यानी आयात शुल्क लगाया जाता है। कितना? मात्र 4%। अमेरिका के 80% जो उत्पाद हैं उस पर जो टैरिफ है वो 20% से भी कम है। 63.5% श्रेणियों में 10% से भी कम है टैरिफ। तो इन आंकड़ों से ये स्पष्ट हो रहा है कि ये जो टैरिफ का जो मामला है वो बस ये धमकी एक तरह से होगी, हेडलाइन बनेगी। अमेरिका इसकी आड़ में राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश भी कर सकता है, हालांकि व्यापार पर बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा, ठीक है। एक और बात मैं बताऊं यहाँ पर कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं प्रकाश केरे, विदेश मामलों के विशेषज्ञ हैं, तो उनका कहना है कि ट्रंप के टैरिफ वार को लेकर चीन, मैक्सिको और कनाडा की प्रतिक्रिया को उदाहरण बताकर भारत में बहुत सारे लोग, टिप्पणीकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहते हैं कि उनको कड़ा रुख अपनाना चाहिए। देखिए, चीन जो है वो बड़ी शक्ति है, वो भिड़ सकता है। कनाडा और मैक्सिको अमेरिका के बेहद नज़दीकी पड़ोसी हैं और बड़े व्यापारिक साझेदार हैं, तो उनसे उनका नाता अलग है। देखिए, अमेरिका जो है ना, भारत के लिए उन गिने चुने देशों में से है जिनका व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है। मतलब ये हुआ कि हम फायदे में हैं अमेरिका से व्यापार करने में, ठीक है। हम ट्रेड सरप्लस में हैं, हम ज़्यादा सामान बेचते हैं, सर्विसेज, गुड्स, यानी सामान और सेवाएं, लेकिन वहाँ से हम बहुत कम सामान और सेवाएं खरीदते हैं, तुलना की बात करें तो, ठीक है। तो ऐसे में ये जो पूरा व्यापार संतुलन वो भारत के पक्ष में है, ओके। और कुछ बहुत थोड़े से ऐसे अमेरिकी उत्पाद हैं जिस पर अधिक शुल्क है। ऐसे में आगे देखना होगा कि सरकार क्या बातचीत करती है, ठीक है। अब ये तो हो गई महत्वपूर्ण बातें। अब कुछ चीज़ें और मैं बता दूं, जो कि अमेरिका का राष्ट्रपति इस वक्त मतलब एकदम जलजला लाया हुआ है पूरी दुनिया में, ठीक है, भूकंप सा स्थिति की हुई है। तो इस भाषण को पूरी दुनिया में बहुत गंभीरता से सुना जा रहा है। एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले आप जैसे स्टूडेंट के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्या कहा, कुछ और बातें क्या कही हैं उस पर भी चर्चा कर लें। यूक्रेन जंग पर उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है। यूक्रेन जंग जो कि रूस और यूक्रेन का चल रहा है, तो ट्रंप ने ये कहा कि जेलेंस्की, यानी यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, वो जल्द ही यूक्रेन जंग खत्म करने को लेकर बातचीत आने को तैयार है। आपको पता होगा पिछले दिनों बहुत तनातनी हो गई थी, बहसबाजी हो गई थी व्हाइट हाउस में, उसके बाद फिर जेलेंस्की निकल कर चले गए थे। लेकिन उसके बाद अमेरिका ने क्या किया कि यूक्रेन को जो भी सैन्य सहायता दी जा रही थी उस पर रोक लगा दी। जो हथियार रास्ते में थे, पोलैंड के रास्ते में थे, वहीं रोक दिए गए। तो अब जेलेंस्की को नज़र आया है कि नहीं, बातचीत करनी चाहिए, तो वो जल्द ही समझौता करेगा। और ख़ास तौर पर जो मिनरल्स वाला समझौता है, जो पिछले दिनों मैंने आपको बताया था, वो समझौता होगा, ठीक है। ट्रंप ने ये कहा कि हमने गंभीर बातचीत की है रूस के साथ भी, और मॉस्को से मजबूत संकेत मिले हैं कि वो शांति के लिए तैयार है, यानी पुतिन शांति के लिए तैयार है। ये बात होगी। और क्या बातें कही हैं, प्रवासी मुद्दा उठाया। ट्रंप ने अपने भाषण में कहा कि पिछले 4 साल में 2.1 करोड़ लोग अवैध रूप से अमेरिका में घुसे हैं, और जो पिछली सरकार थी यानी जो बाइडेन की, वो उसके समय में बड़े पैमाने पर लोग घुसे अवैध रूप से, और इतिहास में पहली बार ट्रंप कह रहे हैं कि हमने इतिहास में पहली बार बहुत बड़े पैमाने पर बॉर्डर और इमिग्रेशन का जो पूरा अवैध सिस्टम था उस पर क्रैकडाउन किया है, ठीक है। जो बाइडेन को लेकर काफ़ी कुछ बातें कही हैं। जो बाइडेन को लेकर साफ तौर पे कहा कि अमेरिकी इतिहास के सबसे खराब राष्ट्रपति थे। गोल्डन कार्ड वीज़ा के बारे में भी कहा। ट्रंप ने कहा कि गोल्ड कार्ड वीज़ा सिस्टम लाने जा रहे हैं, जो कि ग्रीन कार्ड की तरह होगा, और उससे
नागरिकता मिलना आसान हो जाएगा। पिछले दिनों मैंने गोल्ड कार्ड के बारे में बताया था, बहुत डिटेल में बताया था, नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जाकर देखिएगा यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर। ठीक है, तो एक बात हो गई, और क्या बातें कही हैं, और भी कुछ कहा है। पनामा नहर और ग्रीनलैंड को लेकर कहा है। ये ग्रीनलैंड है, मैप में आप देख रहे हैं, ये उत्तरी ध्रुव के पास में। ट्रंप ने कहा कि किसी तरह के पनामा नहर जो है ना वो इस तरफ है, आगे की ओर है, अमेरिका की तरफ है। ठीक है, तो वो पनामा देश में है, तो पनामा नहर पर किसी तरीके से हम कंट्रोल हासिल करेंगे। इसके साथ साथ ये जो ग्रीनलैंड है इस पर इसको अपने में शामिल करेंगे, अमेरिका में शामिल करेंगे और वहाँ के लोगों की हिफाजत करेंगे। देखिए ग्रीनलैंड जो है ना वो देखने में बड़ा सा दिखता है, लेकिन एक्चुअल में इतना बड़ा भी नहीं है। और ठीक है, और ग्रीनलैंड पर जो कंट्रोल है ना वो डेनमार्क का है। डेनमार्क यहाँ पर है, यूरोप में एक देश है डेनमार्क, उसका कंट्रोल है। अब ग्रीनलैंड पर क्यों कब्जा करना चाहता है अमेरिका, यानी ट्रंप क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ और इसके आसपास बहुत सारे खनिज हैं अंदर छिपे हुए, और इस इलाके पर रूस का काफ़ी दबदबा है, ग्रीनलैंड पर नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में। तो अमेरिका ये चाहता है कि यहाँ ये ग्रीनलैंड उसे मिल जाए और यहाँ के जो खनिज है उस पर उसका, यानी मिनरल्स पर उसका अधिकार हो जाए। और भी कई सारी बातें कही, जैसे फ्री स्पीच का कहा कि सरकारी सेंसरशिप पूरी तरह से ख़त्म कर दी गई है, रोक दी गई है, लोग फ्री होकर बोल सकते हैं, कोई कंट्रोल नहीं होगा। और क्या कहा, गैस और तेल के बारे में कहा। ट्रंप ने ये कहा कि अमेरिका के पास दुनिया के सबसे मतलब ज़्यादा, किसी भी देश से सबसे ज़्यादा लिक्विड गोल्ड है, यानी तेल है, गैस है। और कहा कि अलास्का, ये जो अमेरिका है ना उसका एक हिस्सा यहाँ भी है, ये अलास्का है, तो वहाँ से बड़े पैमाने पर प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन बिछाएंगे वहाँ से यहाँ से अमेरिका तक। ठीक है, और इस पे कई सारे देश जो हैं अरबों रुपए निवेश करना चाहते हैं। स्पेस प्रोग्राम के बारे में कहा कि हम चाहते हैं कि मंगल ग्रह पर अमेरिका का झंडा फहराए। तो ये सब बातें जो है ना वो कहीं इस यूएस कांग्रेस यानी अमेरिका की जो संसद है उसके संयुक्त अधिवेशन के दौरान। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, जो पॉइंट्स मैंने बताया, एक क्वेश्चन भी बताया। ये ज़रूरी है समझना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जानना। ठीक है, और अगर आप ISPCS के एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो ज़्यादा समझना ज़रूरी है। बाकी एग्जामिनेशन में बेसिक बातें भी समझना ज़रूरी है, जो ट्रेड वार क्या होता है, ये सब चीज़ें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको बताऊं कि अगर आप करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए, तो मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप पर। शार्प लर्निंग ऐप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, या फिर आप गूगल प्ले पर जाइए, वहाँ शार्प लर्निंग सर्च कीजिए, या फिर सन्मय प्रकाश सर्च कर लेंगे तो भी शार्प लर्निंग ऐप दिख जाएगा आपको गूगल प्ले पर। तो वहाँ पर दो तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक ISPCS मेंबरशिप प्लान है और दूसरा है बेसिक मेंबरशिप प्लान, जो कि रेलवे, पुलिस, टीचर, SSC, स्टेट SSC इन सब के लेवल का है, जो ज्वाइन कर सकते हैं आप। इसमें मेंबरशिप में मिलता क्या है, ISPCS में थोड़ा डिटेल में मिल जाता है। इसमें करंट अफेयर्स जो है ना वो आपको पिछले 2 सालों को भी मिल जाएंगे, PDF वीडियो, और अगले 1 साल तक आपको मिलता रहेगा 365 दिनों तक, मतलब पिछला भी और अगला भी मिलेगा। ओके, इसमें वीडियो मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, PDF मिलेगा, और संबंधित एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज भी देते हैं उसी में साथ में फ्री में। ठीक है, और वो जो PDF होते हैं ना वो अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे 1 लाइनर, MCQ नोट्स होता है, मतलब जैसी तैयारी करना चाहते हैं वैसा पढ़ें। अगर जल्दी एग्जामिनेशन तो जल्दी बेहतर ढंग से पढ़ें। वीडियो भी देते हैं। अच्छा, ये जो PDF है ना वो वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, ये सब कुछ होता है, तो आप ज्वाइन जरूर करिएगा, देखिएगा ज़रूर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, शार्प लर्निंग ऐप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और पसंद आए तो एक लाइक तो दबा दीजिए, लाइक बटन। ठीक है, लाइक बटन दबाएंगे तो उससे ये होगा, गूगल को पता चलेगा, यूट्यूब को पता चलेगा कि पसंद कर रहे हैं आप, तो ऐसे में ज़्यादा लोगों तक रिकमेंड करता है वो। ठीक है, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट जगुआर स्क्वाड्रन में अस्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई है? आंसर क्या होगा? तनुष्का सिंह। ठीक है, क्या नाम है? तनुष्का सिंह। और ये न्यूज़ देख रहे हैं तनुष्का सिंह के बारे में। ठीक है, तो उनका फोटोग्राफ ये दिखा देना चाहता हूँ मैं। तो जगुआर जो स्क्वाड्रन है, फाइटर जेट जगुआर का जो स्क्वाड्रन है, उसमें अस्थायी रूप से वो नियुक्त हुई है, पहली महिला पायलट है। हालांकि एयरफोर्स की ट्रेनिंग के दौरान
बहुत सारे महिला पायलटों ने जगुआर फाइटर जेट को उड़ाया है, लेकिन तनुष्का सिंह जो है ना वो वायुसेना की ऐसी पहली पायलट बनी है अस्थायी रूप से इसको उड़ाने वाली। ओके, जगुआर जेट के बारे में भी जान ले हम। ये काफ़ी शानदार स्ट्राइक विमान है, सटीक हमले के लिए बनाया गया है। इसको दुश्मन के ठिकानों पर चुपचाप हमला करने में ये सक्षम है। ठीक है, और तनुष्का सिंह के बारे में भी जाने। मूल रूप से वो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, 2007 से कर्नाटक में रह रही हैं वो। परिवार भी उनका सेना से ही जुड़ा हुआ है काफ़ी वक्त से। ठीक है, तो ये है। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं यहाँ बताने देना चाहता हूँ कि फ़ौज में, सेना में, आर्मी में, नेवी में पहली महिला पायलट की बात होगी तो कि इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? उसका नाम है अवनी चतुर्वेदी। ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न आते हैं। और क्या है? राफेल की पहली महिला पायलट कौन है? शिवांगी सिंह है। ठीक है, इंडियन आर्मी की पहली महिला फाइटर पायलट, यहाँ आप देखिए एयरफोर्स की बात हो रही थी, अब आर्मी की बात हो रही है। क्या है? अभिलाषा बराक। इंडियन नेवी में उसकी पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका बी राजीव। ओके, और क्या है? और है इंडियन एयरफोर्स के जगुआर स्क्वाड्रन में अस्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट तो है तनुष्का सिंह। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीज़ें रही। अच्छा, कैसे महिलाओं की एंट्री होती है फाइटर पायलट के रूप में? देखिए, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में कि वहाँ पायलट के तौर पर नियुक्त होने के लिए एनडीए या एनसीसी या स्पेशल जो एनसीसी स्पेशल एंट्री होती है, एफकैट होता है, सीडीएस होता है, इन सभी एग्जाम्स के जरिए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेंगे। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इंडियन ज्योग्राफी का स्पेशल लाइव बैच लॉन्च हो चुका है और पहले 1000 छात्रों के लिए मात्र 115 रुपये में, फिर बाद में प्राइस बढ़ जाएगा। तो सत्येंद्र सर बिल्कुल शानदार ढंग से इसको कवर करवाएंगे आपके लिए। तो ये ज्वाइन कर सकते हैं आप शार्प लर्निंग ऐप पर। इस डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का लिंक दे दिया है, या फिर गूगल प्ले से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और बताऊं कि यूपी पीसीएस 2025 का जो जीएस स्पेशल है वो उसका भी बैच शुरू हो चुका है और उसको लेकर हम लोगों ने एक स्ट्रेटजी भी बताई थी कि कैसे तैयारी करें। तो वो भी जो बैच है वो चल रहा है शार्प लर्निंग ऐप पर, बस अभी भी शुरू हुआ है। ठीक है, 71st बीपीएससी के लिए जीएस फाउंडेशन बैच चौथा बैच है। 3 बैच ऑलरेडी चल रहे थे शानदार ढंग से, अब चौथा बैच है और इसकी भी क्लासेस अब शुरू हो गई हैं, तो ये ज्वाइन कर सकते हैं आप इन सब में। और रेलवे ग्रुप डी इसके जो बैच है इसके लिए 5 मार्च से शुरू हो चुका है और 2500 बच्चों के लिए ये 210 रुपये में मात्र आपके लिए होली ऑफर चल रहा है अभी। ये अगर पूरा हो जाएगा 2500 तो फिर प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो ज्वाइन कर सकते हैं। आपके जानने वाले भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको बताइए। शार्प लर्निंग ऐप क्या है? शार्प लर्निंग ऐप या सन में प्रकाश सर्च कर लें आप गूगल प्ले पर, तो मिल जाएगा आपको शार्प लर्निंग ऐप। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे। WHO द्वारा विश्व श्रवण दिवस यानी वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 3 मार्च। क्या है? 3 मार्च। और इसकी थीम क्या है? इस बार की थीम थोड़ी लंबी है। ठीक है, थीम है बदलती मानसिकता, कान और सुनने की देखभाल को सभी के लिए एक वास्तविक बनाने के लिए खुद को सशक्त बनाएं। ठीक है, तो ये है थीम, चेंजिंग माइंडसेट्स, एम्पावर योरसेल्फ टू मेक ईयर एंड हियरिंग केयर अ रियलिटी फॉर ऑल। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात रही। देखिए, दुनिया भर में बहरेपन को लेकर की जागरूकता को लेकर ये दिवस मनाया जाता है। ओके, दुनिया में कितने लोग ऐसी स्थिति में हैं जो बहरे हैं, सुनने की क्षमता उनकी कम हो रही है या ख़त्म हो चुकी है। तो देखिए, अनुमान ये है कि 2050 तक लगभग 2.5 बिलियन यानी 250 करोड़ लोग ऐसे होंगे दुनिया भर में जो सुनने की क्षमता को खो सकते हैं, जिनमें से 70 करोड़ से अधिक लोगों को इलाज की ज़रूरत होगी। भारत में 6.3 करोड़ लोग जो है ना वो, यानी देश की आबादी का काफ़ी एक बड़ा हिस्सा वो गंभीर रूप से सुनने की समस्या से प्रभावित है। एज जैसे जैसे बढ़ रही है उसमें भी दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात है सुनने में की समस्या कैसे हो रही है। आजकल
ईयरफोन लगा रहे हैं और तरह तरह की ईयरफोन लगा रहे हैं, खूब म्यूजिक सुन रहे हैं। कई लोग तो पूरे दिन ईयरफोन लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो खतरनाक है। दरअसल होता क्या है ना, वो ईयरफोन लगाने के बाद साउंड जो है ना वो कितनी तेजी से आप सुन रहे हैं, कितना तेज सुन रहे हैं, उसका एहसास नहीं होता है। और वही हमारे जो सुनने की शक्ति है, अंदर जो पूरे सिस्टम है कान में, उसको बहुत प्रभावित करता है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि जैसे मोबाइल पे ही सुनना है तो आप पूरा सुने, हर वक्त ईयरफोन लगाना उतना बेहतर नहीं होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। किस राज्य ने सरकारी ऑफिस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और बिजनेस में कन्नड़ भाषा को अनिवार्य करने का आदेश जारी किया है? आंसर क्या होगा? कन्नड़ कहाँ पर चलती है भाषा, ज़्यादातर प्रचलित है? तो कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में। ओके, और ये न्यूज़ देख रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स का। अभी ये हालिया जो विवाद है वो क्या है? अभी भाषा विवाद अचानक से आप सुन रहे होंगे ना, उधर पंजाब ने भी कह दिया कि पंजाबी तो पढ़ाना ही होगा, नहीं तो जुर्माना लगेगा स्कूलों में। उधर तमिलनाडु में बड़ा विवाद चल रहा है, कर्नाटक है, केरल है, तेलंगाना है, सब राज्य कह रहे हैं कि भाई मेरी तो अपनी भाषा है। और हिंदी को लेकर ख़ास तौर पे वो लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम अपनी भाषा को ज़्यादा प्रमोट करेंगे, हिंदी ज़बरदस्ती न थोपी जाए। अब क्या है विवाद, कैसे ये विवाद बन पाए? कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ बता दिए। देखिए, ये जो लेटेस्ट विवाद है ना, वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के एक बयान के बाद पैदा हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर स्टेट जो है ना, राज्य जो है, वो नई शिक्षा नीति को लागू नहीं करेंगे तो शिक्षा योजनाओं के लिए केंद्र सरकार की ओर से जो मिलने वाली धनराशि है, जो रकम है राज्यों को मिलती है, उसको रोक दी जाएगी। तमिलनाडु इसे संविधान का अपमान और हिंदी थोपने का प्रयास बता रहा है। तो कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब, महाराष्ट्र, इन सब में वहाँ भाषाई विवाद बहुत ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। तो उसी में अभी क्या हुआ है कि कर्नाटक सरकार ने सरकारी ऑफिस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और बिजनेस में कन्नड़ भाषा को अनिवार्य कर दिया है। कहा है कि ये भाषा हमारी, वो उसको उसमें पढ़ना लिखना ये सब बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है कर्नाटक सरकार ने, ठीक है। लैंग्वेज को लेकर काफ़ी लंबे समय से जो है वो दक्षिण के राज्यों में आंदोलन होते रहे हैं, ठीक है। तो अब ये नया मामला एक तरह से देखने को मिला। अच्छा, ये भी देख लेते हैं कि क्या है आखिर, क्यों धर्मेंद्र प्रधान जी ने, यानी शिक्षा मंत्री देश के, उन्होंने ये बात कही कि शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति जो है ना, उसको लागू करना ज़रूरी है। देखिए, नई शिक्षा नीति जो 2020 की है, उसके तहत देश के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में 3 भाषाएं सिखाई जाएंगी। इनमें से 2 भारतीय भाषाएं होंगी और 1 अन्य भाषाएं होंगी। पहली भाषा स्टूडेंट्स की मातृभाषा या स्थानीय भाषा होगी। प्राइमरी एजुकेशन में भी यही भाषा होगी। कुछ पॉइंट्स भी मैंने यहाँ पर दिए थे, नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। पहली भाषा जो है वो क्या होगी? वो स्टूडेंट की मातृभाषा होगी, मदर लैंग्वेज होगा, या स्थानीय भाषा होगी। प्राइमरी एजुकेशन में भी इसी भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी भाषा जो होगी वो हिंदी या राज्य की दूसरी भारतीय भाषा होगी। और तीसरी भाषा अंग्रेजी या कोई अन्य भारतीय या विदेशी भाषा होगी, ठीक है। राज्यों को और स्कूलों को ये तय करने के लिए स्वतंत्रता है कि वो कौन सी 3 भाषाएं पढ़ाएंगे, लेकिन वो बना हुआ है कि स्थानीय या भारतीय या एक विदेशी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हालांकि इसमें किसी भी भाषा को अनिवार्य रूप से थोपने का प्रावधान नहीं है, लेकिन दक्षिण के राज्यों में ये पूरा बहुत ही जबरदस्त विवाद, जबरदस्त तनाव हो रहा है भाषा को लेकर, ठीक है। ये बात समझ चुके होंगे। कर्नाटक की भी बात कर लें एक बार। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, गवर्नर है वहाँ के थावरचंद गहलोत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, विदर्भ ने किसे हराकर रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीत लिया? आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इसका केरल, ठीक है। रणजी ट्रॉफी 2024-25 उसका खिताब विदर्भ ने जीता है
और हार का सामना करना पड़ा है। किसे? केरल को। ठीक है, और ये जो फाइनल लगभग ड्रॉ रहा था फाइनल मुकाबला, लेकिन फिर ये हुआ तय कि पहली पारी में जो ज़्यादा रन जिसने बनाए थे यानी विदर्भ ने बनाए थे, तो उसको फिर चैंपियन घोषित कर दिया गया। ठीक है, रणजी ट्रॉफी क्या है? रणजी ट्रॉफी भारत में खेली जाने वाली एक प्रमुख घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियनशिप है और ये 4 से 5 दिनों तक खेला जाता है और बीसीसीआई जो ना हर साल आयोजित करता है। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934-35 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर में भारत की जीडीपी विकास दर कितनी रही है? अभी लेटेस्ट आंकड़ा आया है, आंसर होगा 6.2%। ठीक है, क्या है? 6.2%। और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप द हिंदू में, ये Q3 की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो अक्टूबर दिसंबर 2024 के ये आंकड़े आए हैं। अब आप कहेंगे फरवरी में इतने पुराने क्यों दे रहे हैं? तो भाई ये पूरे आंकड़े कैलकुलेट होकर ये अभी जारी किए गए हैं। और किसने जारी किए ये आंकड़े? तो इस आंकड़े को जारी किया है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी NSO ने जारी किया है। ये प्रोविजनल आंकड़े हैं, अभी फाइनल आंकड़े नहीं है, लेकिन यही बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस तिमाही में यानी तीसरी तिमाही में अक्टूबर दिसंबर में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.2% पर आ गई है। और दूसरी तिमाही में अगर बात करेंगे, ये देखिए दूसरी तिमाही में कितनी थी? 5.4% थी और पहली तिमाही में थी 6.7%। ठीक है, यानी हम लोग देख रहे हैं ग्रोथ रेट जो है ना बहुत बेहतर नहीं है। मतलब हम लोग जो टारगेट था कि हम लोग जो है 7-8% पर ले जाएंगे, तो वो देखने में नहीं लग रहा है कि ऐसी स्थिति होगी। ठीक है, जीडीपी क्या होता है? जीडीपी जो है वो यानी हिंदी में कहेंगे उसको सकल घरेलू उत्पाद यानी अंग्रेजी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहेंगे। ये किसी इकॉनमी की हेल्थ को ट्रैक करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक कॉमन इंडिकेटर्स है। जीडीपी किसी एक साल या एक तिमाही में देश में पैदा होने वाली सभी सामानों और सेवाओं यानी सर्विसेज उसके कुल वैल्यू को कहते हैं। जीडीपी अगर बेहतर है तो इसका मतलब वहाँ आर्थिक पैमाना बढ़िया चल रहा है। अधिक जीडीपी का मतलब है कि वहाँ तरक्की हो रही है, आर्थिक तौर पर रोजगार हो रहा है बेहतर। कम जीडीपी का मतलब होता है कि आर्थिक तौर पर हम पिछड़ रहे हैं, बेरोजगारी हो रही है। ठीक है, तो ये है जीडीपी, इसी को कहते हैं हम लोग। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का फैसला किया है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये ऐलान कर दिया है और योगी आदित्यनाथ जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि 22,700 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी और इसको पहले चरण में इसको लागू किया जाएगा। उद्देश्य ये है कि डिजिटल तौर पर बच्चों को जो है शैक्षणिक संसाधनों तक पहुंच मिल सके बेहतर ढंग से। ठीक है, सरकार प्रत्येक लाइब्रेरी पर 4 लाख रुपए निवेश करेगी, जिसमें से 2 लाख रुपए कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट जैसी सुविधाओं या डिवाइस खरीदने के लिए किया जाएगा और 2 लाख रुपए डिजिटल हार्ड कॉपी किताबें खरीदने के लिए किया जाएगा। ठीक है, मतलब किताबें जो हैं वो आप कंप्यूटर पर पढ़ पाएंगे, वहाँ पर जाकर डिजिटल लाइब्रेरी होगी। अगला क्वेश्चन होगा, इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य में 14 नए पक्षी, 15 तितलियां और 8 ओडोनेट्स मिले, तो ये किस राज्य में है? यानी ये अभयारण्य जो है वो कहाँ पर है? कहाँ पर है भाई साहब? ये सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका आंसर होगा केरल। ठीक है, केरल में ये पाया गया है और द हिंदू में ये न्यूज़ आप देख रहे हैं। ओके, ऑर्डोनेट्स क्या होते हैं? एक ऑर्डोनेट्स भी देखा सुना, वो कीट वर्ग का है, मुख्य तौर पे इसको ड्रैगन फ्लाई कहते हैं। एक बार फोटो में दिखा देना चाहता हूँ इसको जो है ना, इसको कहते हैं, जो प्रश्न में जो था वो। ओके, ऑर्डोनेट्स, इसको तितली भी कई बार लोग कहते हैं। ओके, तो ये सब नई प्रजातियां जो ना वहाँ पर ढूंढी गई है। पक्षियों की 14 प्रजातियाँ, तितली की 15 प्रजातियाँ, ओडोनट्स की 8 नई प्रजातियाँ।
ये बातें बताई गई हैं अभी हाल ही में, ठीक है। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बातें रही। केरल में ये मिला है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पी विजयन है। राजधानी है तिरुवनंतपुरम और गवर्नर है वहाँ के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अगला प्रश्न होगा, इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025, उसका उद्घाटन किसने किया? आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। 24 फरवरी को ये उद्घाटन उन्होंने किया मध्य प्रदेश में, वहाँ की राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, उसका उद्घाटन किया उन्होंने, ठीक है। और ढेर सारे ये कहा गया है कि एग्रीमेंट हुए हैं। हालांकि एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था जिसमें खाने को लेकर बहुत मार हो रही थी और इन्वेस्टर्स जो है वो टूट पड़े थे। तो ये कहा गया कि क्या ये सचमुच इन्वेस्टर्स हैं? लेकिन सरकार का कहना है कि ढेर सारे एमओयू साइन हुए, 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक रकम के समझौते पर सिग्नेचर किया गया है, ठीक है। वहाँ पर उद्योग व्यापार ये सब बेहतर हो इसके लिए। ओके, मध्य प्रदेश, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव हैं। गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। अगला क्वेश्चन लेंगे, उरुग्वे के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? आंसर होगा यामांडू ओरसी। यामांडू ओरसी ये नाम है। 57 ईयर के हैं, वामपंथी नेता के तौर पर ये जाने जाते हैं। तो उन्होंने नवंबर में ही चुनाव जीत लिया था। अब 1 मार्च को उन्होंने उरुग्वे के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है, ठीक है। तो 5 साल का कार्यकाल होता है उरुग्वे का। एक बार मैप के जरिए चलते हैं, उरुग्वे को देखते हैं। ये प्यारा भारत है और उरुग्वे कहाँ पर है? वो दक्षिणी अमेरिका महादेश में है। ये पहले आ गई, तो इधर दक्षिणी अमेरिका हो गया, इधर उत्तरी अमेरिका हो गया, ठीक है। इसी में यहाँ देखेंगे आप उरुग्वे है, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये है उरुग्वे, ये वाला अर्जेंटीना के बगल में और साथ में ये ब्राज़ील के पास में, ठीक है। यहीं के नए राष्ट्रपति अब चुन लिए, अब बन गए हैं, चुने तो पहले गए थे, अभी बन गए हैं यामांडू ओरसी। राजधानी यहाँ की क्या है? इसकी राजधानी है मोंटेवीडियो। क्या है? मोंटेवीडियो। उरुग्वे की मुद्रा यहाँ पर चलती है उरुग्वे पेसो। आबादी बहुत कम है, 34 लाख के आसपास। अगला क्वेश्चन होगा, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 3 मार्च को। इस बार की थीम क्या है? वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश, ठीक है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट, ठीक है। ये है इस बार की थीम। हर साल 3 मार्च को ये दिवस आयोजित किया जाता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस की मान्यता दी हुई है। अगला प्रश्न होगा, निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो है 5 मार्च को, ठीक है। निरस्त्रीकरण ये खासतौर पर परमाणु जो हथियार है उसका बहुत ज़्यादा भंडारण ना हो, उसको लेकर अलग अलग देश जो हैं वो होड़ में ना आए, इसी के लिए दिवस जो है ना वो आयोजित किया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक सप्ताह भी होता है निरस्त्रीकरण सप्ताह, वो 24 से 30 अक्टूबर तक आयोजित होता है। ओके, अगला क्वेश्चन लेंगे, जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 7 मार्च को। ये दिन जेनेरिक दवाओं के जो लाभ है, महत्व है, काफ़ी सस्ता होता है, उसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए है। जन औषधि दिवस की शुरुआत होती है 7 मार्च 2019 को। तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। तो अगर करंट अफेयर्स इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना। और कई सारे बैचेज हैं, इंडियन ज्योग्राफी का स्पेशल लाइव क्लास चल रहा है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी पीसीएस 2025 ज्वाइन कर सकते हैं। 75 बीपीएससी का जीएस बैच है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। आरआरबी ग्रुप डी, इसकी भी बैच लॉन्च है, बहुत कम फी है कुछ बच्चों के लिए, ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं स्पेशली, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप मेंबरशिप प्लान शार्प लर्निंग ऐप पर। ओके, बाय, अब कल मिलते हैं।